ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र घिंटाड़ा इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के एक सामान्य परिचय की बात कर रहे थे। हालांकि छोटा सा वीडियो बनाया था और सिंधु सभ्यता के उस सामान्य परिचय की बात की थी, तो जो आपने बड़े गौर से देखा होगा, उसको समझा होगा, याद रहा होगा आपको। एक दो क्वेश्चन के आंसर दे करके देखो स्वयं से कि कितना उसमें आपकी वीडियो जो है वो उसमें आपके समझ में आया होगा। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? हाँ, चार्ल्स मेसन। सबसे पहले जानकारी देने की अगर बात पूछी जाए तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? सही, बिल्कुल, हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? बिल्कुल, दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा था, हड़प्पा। ये चर्चाएं हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी। और उसके बाद हम नामकरण को लेकर के बात कर रहे थे। चलिए, नामकरण पर एक दो प्रश्नों के उत्तर और दीजिए। सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले किसने दिया था और कब? हाँ, सर जॉन मार्शल ने 1924 में सबसे पहले नाम दिया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही है आपका कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता होगा। तो उसी हड़प्पा सभ्यता की हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहले टॉपिक में इसको पढ़ा, पहले भाग के अंदर इसको हमने तोड़ करके पढ़ा, जिसका नाम था खोज। सिंधु सभ्यता के दूसरे भाग को हम पढ़ रहे थे नामकरण के नाम से। नामकरण में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि ये सिंधु सभ्यता थी, इसका काल क्या था, उस काल की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, काल निर्धारण की बात करें, काल निर्धारण यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस काल में रही होगी, तो इसके बारे में विद्वानों में भारी मतभेद है। सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तर्क दिए। लेकिन सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करने वाले, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम काल निर्धारण करने वाले विद्वान थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले काल निर्धारण किया था जॉन मार्शल ने 1931 में। देखिए, बड़े ही अच्छे अच्छे पर्सन निकल करके आ रहे हैं। बार बार जॉन मार्शल का नाम आ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जॉन मार्शल का इतनी बार नाम क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन हुआ करते थे? जिस समय सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। इसीलिए सर जॉन मार्शल ने, आपको पता होगा, सबसे पहले सभ्यता को नाम क्या दिया? सिंधु सभ्यता। वो सिंधु सभ्यता नाम दिया 1924 में। लेकिन बात चल रही है काल निर्धारण की। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले सर्वप्रथम काल निर्धारण करने वाले थे वो कौन थे? सर्वप्रथम काल निर्धारण करने वाले थे जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता का सबसे पहले काल निर्धारण किया गया 1931 में सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल था वो काल था 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के ये 2750 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले काल निर्धारण किया सर जॉन मार्शल ने 1931 में। और इन्होंने बताया कि ये सिंधु सभ्यताएं इतनी प्राचीन है कि जो लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच रही थी। और इसकी पुष्टि जो होती है वो सरगान अभिलेख से होती है। किससे होती है? सरगान अभिलेख। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सरगान अभिलेख जो है, सरगान अभिलेख के अनुसार सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी वो भी क्या थी? 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व थी। सरगान अभिलेख कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर सरगान अभिलेख है जो इसकी पुष्टि करता है कि इसकी तिथि क्या थी? 3250 से 2750। देखिए मित्रों, परीक्षा के अंदर वो चीजें पूछी जाती है जिसके बहुत मायने से अर्थ होते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे बात कर रहे थे
कि जॉन मार्शल के बारे में जॉन मार्शल ने काल बताया, चूंकि काल बहुत सारे विद्वान बताएंगे लेकिन सबसे ज्यादा जॉन मार्शल का क्यों पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है कि सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले 1931 में सिंधु सभ्यता का काल बताया था, और वो काल क्या था, 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। और यही काल हमें कहाँ मिलता है, सरगान अभिलेख मेसोपोटामिया अफगानिस्तान जो है वहां के अंदर भी काल सिंधु सभ्यता का क्या लिखा हुआ है, 3250 से 2750। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बारे में, कालक्रम बताने के बारे में, कि सर जॉन मार्शल ने तो 1931 के अंदर सर्वप्रथम इसका काल निर्धारण किया था, 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक था। एक विद्वान और हुए थे, एक पुरातत्वविद और हुए थे, भारतीय पुरातत्वविद थे, जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। क्या नाम है, माधव स्वरूप वत्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स के बारे में, माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु सभ्यता का काल बताया था 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व। तो देखिए जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 350 से 2750 ईस्वी पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व तक था। अगर बात करें मार्टिमर हिलर के अनुसार, मार्टिमर व्हीलर, ये भी एक इंग्लिश विद्वान थे, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल था वो क्या था, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व। तो ध्यान दीजिए कि 4 या 5 विद्वान है जिनके हिसाब से इनका कालक्रम देखना अति महत्वपूर्ण है। जैसे सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व तक, मार्टिमर हिलर जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अब बात करते हैं कि विद्वान वे थे डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल यानी कि धर्मपाल अग्रवाल, और रोमिला थापर के अनुसार इनका कालक्रम देखा जाए तो वो था 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। तो देखिए डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या था, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। डीपी अग्रवाल ने ये कालक्रम निकाला था रेडियो कार्बन पत्ती C14 के तहत। तो C14 के तहत सिंधु सभ्यता का काल क्या है, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो ध्यान देने वाली बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कालक्रम जो इसमें निकल करके आया वो क्या निकल करके आया है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि डीपी अग्रवाल ने, धर्मपाल अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पत्ती जो कि C14 के नाम से जानी जाती है, C14 ये एक वैज्ञानिक पत्ती है, जीवाश्मों के कार्बन की मात्रा के आधार पर ये जो इसका कालक्रम निकालती है। तो डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पत्ती C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो काल बताया वो क्या बताया, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच। और सिंधु सभ्यता का सबसे मान्य मत जो है, सिंधु सभ्यता के कालक्रम को लेकर के सबसे मान्य मत है वो कौन सा है, 2300 से 1750। लॉजिक सबसे बड़ा है वो डीपी अग्रवाल का मान्य है, क्योंकि रेडियो कार्बन पत्ती जो कि एक वैज्ञानिक पत्ती है, इस पत्ती के जरिए इसका कालक्रम था 2300 से 1750। तो विभिन्न विद्वानों के अंदर समय को लेकर के मतभेद था, लेकिन सबसे प्रचलित, सबसे मान्य या सबसे उपयुक्त काल अगर इसका कोई है तो वो कौन सा है, 2300 से लेकर के 1750 है। अब यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके पूछने कई तरीके होते हैं। एक तरफ ये विद्वान लिख देते हैं जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, व्हीलर और डीपी अग्रवाल, एक तरफ समय लिख देते हैं। आपसे पूछा जाता है इनके सामने सेम डिटो जो यहाँ लिख रखा है वो चीजें लिख देते हैं, या कई में एक में गलत लिख देते हैं। और आपसे पूछा जाता है निम्न में से असंगत कौन सा है। कई बार इनके एक दूसरे के मिलान करने वालों के अंदर पूछ लिया जाता है, या कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है जॉन मार्शल के अनुसार क्या था या डीपी अग्रवाल के अनुसार क्या था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अमूमन ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त काल क्या है, तो क्या है, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले वीडियो को देखोगे तो सब हम जो भाग के अंदर बांट के पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। जैसे खोज के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने इसके जो था
काल निर्धारण हम पढ़ रहे हैं। इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था कि इसका जो नामकरण था उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन सब में एक उपयुक्त चीज निकल के आ रही होगी। जैसे सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा था? हड़प्पा। वैसे ये प्रश्न बन गया कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त कालक्रम क्या है? तो कालक्रम क्या होगा? 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। रेडियो कार्बन पद्धति के तहत किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया है? तो किसने बताया है? डीपी अग्रवाल ने बताया। रोमिला थापर भी इसका समर्थन करती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा इसके कालक्रम को लेके। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले काल निर्धारण किया था सर जॉन मार्शल ने 1931 में। उन्होंने बताया 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच ये सभ्यता थी, बड़ी प्रफुल्लित रही थी। और इस लेख यानी कि ये जो सर जॉन मार्शल ने बताया था, तो सरगान अभिलेख में भी इसकी तिथि क्या लिखी हुई है? 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक लिखी है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एआरएस के अंदर एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के कालक्रम को पुष्टि करने वाला लेख कौन सा है? तो कौन सा लेख है? सरगान अभिलेख, मेसोपोटामिया जो है वो है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे उपयुक्त कौन सा था? डीपी अग्रवाल ने जो बताया 2300 से 1750। और आज सबसे मान्य कौन सा है? 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है इसका सबसे मान्य काल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता के अगले टॉपिक की तरफ हम पढ़ते हैं कि इसके निर्माता कौन थे। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही मित्रों कहा था, अगर ये आपको जैसे क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास रोचक जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा है। देखने में, पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम इसको एक बार में पढ़ने के बाद मन में ऐसा करते हैं कि हमारे याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो बता दें, एक बार देखने से प्राचीन भारतीय इतिहास के आंकड़े बहुत कम याद रहते हैं। इसलिए इसका बार बार अध्ययन करें, अच्छे तरीके से करें। इसके टॉपिक को टुकड़ों में विभाजित करें और उसके बाद में क्या है कि उन टुकड़ों को बारी बारी से अलग अलग पढ़ें। याद करना आसान हो जाता है। लास्ट में पूरे एक साथ उनको मिला दें। तो हमने खोज पढ़ी, नामकरण पढ़ा, कालक्रम पढ़ा और अब पढ़ते हैं निर्माता, कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। यानी कि ये इतनी विशाल सभ्यता थी, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये विश्व स्तर पर बहुत ही अच्छी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसके निर्माण करने वाले कौन थे? वैसे बता दें आपको कि सिंधु सभ्यता जो, हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये पहले से चली आ रही पाषाणिक सभ्यताएं, मध्य पाषाण काल से जो सभ्यताएं चली आ रही थी, उन्हीं का विकसित रूप थी। ये जाकर के इन्होंने विकास कर लिया था। और सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले जो बसे थे वो आकर के पश्चिम भारत की दिशा में बसे थे। तो बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो निर्माताओं की बात करें तो जैसे कालक्रम को लेकर के विद्वानों में मतभेद था, उसी तरीके से क्या है कि इसके निर्माताओं को लेकर के यहाँ विद्वानों में भारी मतभेद देखने को मिलता है। उसमें से कुछ विद्वानों की हम नाम लेते हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, यानी कि बात करते हैं, आपके थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा उस तरीके से लिख देते हैं, रामचंद्र व लक्ष्मण, क्योंकि बड़े भाई है राम, छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण। तो रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप पाठक के अनुसार ये रामचंद्र अग्रवाल है, ये लक्ष्मण स्वरूप पाठक। तो देखिए निर्माता की बात हो रही थी कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? दो विद्वान थे, रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो आर्य थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ऐसा मानना किसका है? ऐसा मानना है रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप का। वैसे हम आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, कभी वीडियो में आप देखोगे उसको जरूर, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। लेकिन ऐसा ही मत प्रकट किया था कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? रामचंद्र अग्रवाल व लक्ष्मण स्वरूप पाठक के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। उसके बाद में एक विद्वान और हुए, जैसे बात करते हैं कि देखिए अंग्रेज जो थे भारत में रहे थे और यहाँ बहुत सारे विद्वान भी आया करते थे, तो वो भी यहाँ आकर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर शोध किया करते थे। उन्हीं में नाम आता है जैसे गार्डन चाइल्ड का, गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर क्रेमर का। ये जो विद्वान थे, इन विद्वानों के अनुसार देखा जाए तो इन लोगों का मानना था कि भारत में जो सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता मिली है, जो सिंधु सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। कौन थे? सुमेरियन सभ्यता के लोग थे।
यानी कि गार्डन चाइल्ड व क्रेमर का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता के ही लोग थे। तो देखिए बात चल रही थी कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, रामचंद्र अग्रवाल या लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, जबकि गार्डन चाइल्ड व क्रेमर का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता का यह विकास किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं राखलदास बनर्जी की। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी की बात करते हैं। देखिए राखलदास बनर्जी सुना हुआ सा नाम लग रहा है आपको, कहां सुना था थोड़ा याद करने की कोशिश करना। हाँ, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी उसके खोजकर्ता कौन थे, ये वही राखलदास बनर्जी हैं। तो उन्हीं राखलदास बनर्जी ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। तो हमने पढ़ा कि रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य, गार्डन चाइल्ड व क्रेमर जो थे उनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। वही हमने पढ़ा राखलदास बनर्जी, ये वही राखलदास बनर्जी है जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि विद्वान हुए थे फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, और फेयर सर्विस विद्वान हुए थे, और इनके साथ है रोमिला थापर भी। ऐसे विचार देने वाली कौन है, रोमिला थापर। रोमिला थापर ये एक इतिहासकार है। रोमिला थापर जो है, रोमिला थापर इतिहास के किस भाग से जुड़ी हुई है, ये पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो रोमिला थापर प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई इतिहासकार हैं। तो रोमिला थापर और फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। कौन थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। तो हमने पढ़ा कि रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। गार्डन चाइल्ड व क्रेमर के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, ऐसा माना था। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। फेयर सर्विस और रोमिला थापर के अनुसार ग्रामीण संस्कृति के लोगों के द्वारा ही इस सिंधु सभ्यता का विकास किया गया था। इनका मानना था कि घुमक्कड़ रूप से रहा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते रहे थे और कृषि कार्य भी करने लगे, व्यापार वाणिज्य भी करने लगे। धीरे धीरे ये सभ्यता क्या हो गई, विकसित हो गई थी। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इन आंकड़ों को याद रखना। जैसे एक बार पढ़ा कि अच्छा हमारे ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ये आंकड़े बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, एक साथ पूछे गए हैं, असंगत या यूं दे दिया जाता है, सामने आमने सामने लिख करके इनके आंकड़े आगे पीछे कर दिए जाते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता ही है कि राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण रामायण के दो बड़े पात्र हैं हमारे, सब कुछ अगर कहें तो राम और लक्ष्मण जो हैं, राम और लक्ष्मण ये आर्य पुत्र थे, रामायण में है ये। तो राम और लक्ष्मण क्या थे, आर्य पुत्र थे। इसलिए इनका मत भी क्या रहेगा कि रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। हम सब क्या है, आर्य हैं। जो सनातन धर्म में विश्वास करता है वो सभी क्या है, आर्य हैं। आर्य और अनार्य दो ही तरीके के हैं। तो देखिए आर्य और अनार्य, एक बार मैंने क्लास में पूछा था कि आप में से आर्य कौन है और अनार्य कौन है, तो लगभग बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अनार्य हैं, जबकि हम अनार्य नहीं है, हम आर्य हैं। अनार्य की देखा जाए तो प्राचीन समय में हम क्या करते थे ना कि राक्षस जाति जो है, तो राक्षस क्या थे, अनार्य थे। इस तरीके से जिन्होंने हाथ उठाए थे वो सब क्या हो गए, अनार्य हो गए थे। तो हम बात करते हैं कि रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप जो थे, रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। राम और लक्ष्मण क्या थे, आर्य थे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। गार्डन चाइल्ड व क्रेमर के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के निर्माता ही कौन थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे राखलदास बनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस चारों में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो कौन है, राखलदास बनर्जी है। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ थे। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, एक क्रिकेटर को याद कीजिए, राहुल द्रविड़। क्या नाम था, राहुल द्रविड़। तो ये राहुल द्रविड़ तो नहीं है, राखलदास द्रविड़ कह सकते हो इसको।
र से राहुल, रा से राखलदास। तो राहुल क्या बताता है, राहुल क्या है, द्रविड़ है। तो राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ थे। उसके बाद हमने पढ़ा फेयर सर्विस है, रोमिला थापर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। आइए इस पर बात करते हैं। फेयर सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा। सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा। और सब जानते हैं कि सेवा भावना सबसे ज्यादा कहां होते हैं, ग्रामीण लोगों में होती है। सेवा भावना सबसे ज्यादा कहां होती है, ग्रामीण लोगों में होती है। तो देखिए फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, ग्रामीण थे। रोमिला थापर, थापर मतलब थापना, जैसे थेपड़ी थापना, थेपड़ी थापना, थापने का काम, थेपड़ियां कहां थापी जाती है, गांव में थापी जाती है, ग्रामीण संस्कृति है। तो देखिए फेयर सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, सेवा भावना सबसे ज्यादा कहां होती है, ग्रामीण लोगों में। तो फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। रोमिला थापर के अनुसार भी ग्रामीण संस्कृति के लोग क्या थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो भी आपने देखा, ये वीडियो भी देखा, जो पेपर में प्रश्न बन सकते हैं उस तरीके से हमने बताने की कोशिश भी की है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ मित्रों, अपनी तैयारी के लिए हर इंडियन अकेडमी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन लर्निंग ऐप। इंडियन लर्निंग ऐप में आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें चूज किए गए हैं हमारे व्याख्याताओं के द्वारा। तो इसलिए आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इंडियन अकेडमी, इंडियन लर्निंग ऐप है, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। जय हिंद, नमस्कार।